है ना। तो सुनो, मेटल्स की और एलॉय की रेजिस्टिविटी लो होती है। मेटल्स एंड एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी। मेटल्स एंड एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी। और इनकी रेंज होती है बेटा रेजिस्टिविटी की 10 टू द पावर -6 से 10 या 10 टू द पावर -8। क्लियर। मेटल्स एंड एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी। तो क्या ये रेजिस्टिविटी कम है यानी इनका रेजिस्टेंस कम है? रेजिस्टिविटी कम है तो क्या ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे? लेकिन अगर मैं अब इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, किसको, मेटल और एलॉय को, इन दोनों की रेजिस्टिविटी कम है लेकिन एलॉय की ज्यादा है किसके कंपेयर में? मेटल के कंपेयर। क्लियर। मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं सबसे पहले एक नाइक्रोम वायर लेता हूँ। क्या लेता हूँ? नाइक्रोम बेटा एक एलॉय है। एलॉय हमने पढ़ा मेटल मेटल का मिक्सचर। क्लियर ना। नाइक्रोम एक एलॉय है। एक सर्किट बनाया जिसमें ये जोड़ रखा है नाइक्रोम वायर। ठीक है। बैटरी लगा रखी है 20 वोल्ट की। यहाँ मीटर लगा रखा मैंने, की लगा दो, और यहाँ मैंने लगा रखा है मीटर। अरे ठीक है। ये कौन सा वायर है? नाइक्रोम वायर। मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ और मीटर मुझे रीडिंग देता है। मैं इस नाइक्रोम वायर को बाद में रिप्लेस कर देता हूँ कॉपर वायर से, इससे, और फिर मैं वापस सर्किट से देखता हूँ, मुझे अमीटर रीडिंग देता है। और यहाँ से रीडिंग ये आती है कि कॉपर वायर में करंट की रीडिंग ज्यादा आ रही है किसके कंपेयर में? दोनों गुड कंडक्टर है, दोनों की रेजिस्टिविटी लो है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो उसमें एलॉय की ज्यादा है। एलॉय और मेटल्स दोनों काम आते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। एलॉय और मेटल दोनों काम आते हैं किसमें? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। और अगर एलॉय और मेटल की रेजिस्टिविटी को कंपेयर किया जाए तो एलॉय की ज्यादा है किसके कंपेयर में? मेटल के कंपेयर में। तो बताओ इन दोनों में से एलॉय की कौन सी? -8। अरे माइनस में छोटा बड़ा होता है, तो 10 की पावर -6 में तो कौन जाएगा? एलॉय। 10 की पावर -8 में कौन जाएगा? मेटल। माइनस में छोटा बड़ा होता है। ये 10 की पावर -6 दोनों की कम है किसके कंपेयर में? इंसुलेटर्स के कंपेयर में या सेमीकंडक्टर्स के कंपेयर। मेटल्स एंड एलॉय दोनों की रेजिस्टिविटी कम है, लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो किसकी ज्यादा है? एलॉय की। अब अगर खास बात करें नाइक्रोम वायर, क्लियर, इसके 2-3 पॉइंट। इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। क्लियर। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी, और इसकी एक खास बात है, ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता। डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड एट हाई टेम्परेचर। अब ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बताओ जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, जैसे गीजर, टोस्टर, आयरन, हीटर। यार तो उसमें जो वायर्स यूज होते हैं वो किसके यूज होते हैं? नाइक्रोम वायर। किसके यूज होते हैं? नाइक्रोम वायर। यार और बाकी हम कंडक्शन के लिए कौन यूज कर रहे हैं? कॉपर। कंडक्शन के लिए कौन यूज कर रहा है? कॉपर। क्लियर। बेस्ट कंडक्टिविटी की बात करें तो बेटा कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। सिल्वर की कंडक्टिविटी कॉपर से ही बढ़िया है, लेकिन जो मोस्टिंग की वजह से कॉपर वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स है, हीटिंग डिवाइसेस, जो कौन हीटिंग डिवाइसेस, इनमें कौन यूज किया जा रहा है? नाइक्रोम। कौन यूज किया जा रहा है? नाइक्रोम। अब एक आता है टंगस्टन। कौन आता है? टंगस्टन। टंगस्टन मेटल है, एलॉय नहीं है। टंगस्टन कौन है? एलॉय में जैसे नाइक्रोम है, मैंगनीज है, कॉन्स्टेंटन है, ये सब कौन है? एलॉय है। टंगस्टन एक मेटल है। पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखेंगे टंगस्टन के लिए, इट इज यूज इन द फिलामेंट ऑफ बल्ब। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसमें यूज होता है। क्लियर। देखिए बेटा पुराने टाइम के जो बल्ब आते थे जिनमें लट्टू कहा जाता था कांच के, उनके अंदर एक गैस भरी रहती है, या फ्लोरोसेंट गैस कैसी चमकती है। जब उसको हाई टेम्परेचर मिलता है तो वो गैस चमकती है। देखिए ये जो बल्ब है जैसे इस तरह का, क्लियर, यहाँ पे लगा हुआ टंगस्टन का वायर, छोटा सा वायर लगा रहता है, अगर ध्यान से देखो। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है गर्म होती है, इसके अंदर क्या भरी हुई है? गैस। गर्म होने की वजह से ये गैस क्या करने लग जाती है? ग्लो करने लग जाती है। अगर इस बल्ब को फोड़ दें तो क्या सारी गैस बाहर निकल जाएगी? तुमने केवल कांच फोड़ा है, तुमने क्या इसको डैमेज किया? क्या नहीं किया, फिर भी बल्ब नहीं चलता, क्योंकि ये लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये तो केवल गर्म हो रहा है। लाइट ग्लो कौन करता है? गैस। फ्लोरोसेंट बल्ब आते थे पहले, अब तो एलईडी चलती है। ठीक है। तो देखें इसके अंदर टंगस्टन, वही चीज, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? नहीं मेल्टिंग, मेटल है। तो रेजिस्टिविटी बाकी के देखो यार, रेजिस्टिविटी कम रखनी है। सुनना, कम क्यों रखनी है? ताकि करंट पास हो सके। इंसुलेटर के कंपेयर में मेटल और एलॉय की कम है, और मेटल और एलॉय में एलॉय की ज्यादा है मेटल से। क्लियर। मेटल और एलॉय में एलॉय की ज्यादा और मेटल की कम है। हाई मेल्टिंग पॉइंट है। दूसरा वही, डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बल्ब चल रहा है या 4-5 घंटे से, टंगस्टन। क्लियर। तो ये टंगस्टन है किसका?
फिलामेंट ऑफ बल्ब में हीटिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कौन यूज होते हैं? एलॉयज, जैसे कि नाइक्रोम वायर। और कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हमें ध्यान रखनी है, किसकी? रेजिस्टिविटी की। किसकी? रेजिस्टिविटी की। ठीक है, क्लियर? तो लिखो इसको। ठीक है ना? हाँ जी, वही लिखूंगा मैं। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड resistivity of metals and alloys is very low, that is in the order of 10 to the power minus 6 resistivity के ऐसा यूनिट in the order of 10 to the power 6 minus 6 ohm meter minus 6 to minus 8 कर लो, minus 8 in the order of, इसके नीचे minus 8 ohm meter। अरे क्लियर? ठीक है, अगला पॉइंट लिखे। देखो इंसुलेटर्स नहीं लिखवा रहा हूँ, उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी या लो कर, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा किसकी आएगी? एलॉय की। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय is generally higher than that of its metal constituent metal। जिन मेटल से एलॉय को बनाया है तो एलॉय की रेजिस्टिविटी उनसे थोड़ी ज्यादा होगी। क्लियर? अब एलॉयज के बारे में कुछ पॉइंट लिख लें। एलॉयज डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड or burned easily at high temperature. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toasters, etc. है ना? हीटर हो गया, toasters, etc. अरे ठीक है, तो नहीं हो रहा है ना ऑक्सीडाइज, और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है टेम्परेचर से, कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक यार ऐसी कल एक लाइन देखी, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, क्या वहां जूल हीटिंग कंसेप्ट लग रहा है? हाँ, कल ही पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्यूज पढ़ता है कहाँ है? डोमेस्टिक सर्किट में, और कनेक्ट कर रहा है उसको कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी से। जूल शीट लग रही है वहां पे, जूल शीट की वजह से वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, लो मेल्टिंग। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए? लो होना चाहिए। हाई होगा तो वो ब्रेक कैसे होगा फिर? अगर ओवरलोडिंग होगी, वो तो एंजॉय कर रहा, जाने दो, जितनी करंट जाके अंदर सारे अप्लायंस खत्म हो जाएंगे हमारे, करंट को बाहर रोकना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है व्हाई इलेक्ट्रिक बल्ब्स हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज। हाई रेजिस्टेंस करें, it has high resistance and do not oxidize or burn at high temperature। वो आ गया ना वही ऑक्सीडाइज वाला मेल्टिंग पॉइंट, बर्न नहीं करेगा at high temperature, so it is used extensively in the filament of bulbs, extensively in the filament of bulb, in the filament of bulb। टंगस्टन मेटल है तो रेजिस्टिविटी कम है, और एलॉय से भी कम। अरे एलॉय और मेटल की कम है बाकी के कंपेयर में, लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो एलॉय की ज्यादा है। ठीक है, अभी देखना इनकी वैल्यूज लिख रहे हैं कुछ। सर थोड़ी देर रुको, वेट। क्या नहीं, मैं जो लिखवा रहा हूँ बस देखो सुनना। हमारे एक तो एग्जाम पेन में हो गया सिल्वर की, तो मार्कर अच्छे वाले थे वो कौन? 1.6 into 10 की पावर, देखो क्या मीटर आ रहा है क्या? किसमें चल रही है? ओम मीटर में। 10 की पावर -8 एलॉय की जाएगी 10 की पावर -6। सिल्वर की ध्यान रखेंगे
एक कॉपर की ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कंडक्टर 1.62 into 10 to the power minus 8 या 1.60 लिख देना, ठीक है। इसमें आप लिख लो टंगस्टन की, क्योंकि बल्ब में काम आ रहा है। टंगस्टन के लिए लिख लो 5.20 into 10 की पावर -8। क्लियर, ठीक है। बस बाकी और एलॉयज में लिख लो, मैंगनीज की भी लिखूं, लिख दे। अरे कहीं सब पूरी टेबल है, अगर कहीं अटकोगे तो और लिखवा देगी, ठीक है ना। तो पूरा रिवीजन करना है। मैंगनीज की भी ले लो 1.84 into, देखो क्या सबकी इसी पावर ऑर्डर में आ रही है क्या, 10 की पावर -8 है ना, ये वैल्यूज। एलॉय, एलॉय में नाइट्रोन की लिखो बेटा 100 into 10 की पावर -6। सर इसको ऐसे क्यों 100 into क्यों करो, 10 की पावर -4 कर दो ना। अरे नहीं, ऑर्डर हमें क्या रखना है, 10 की, ताकि कंपैरिजन हो सके कि एलॉयज 10 की पावर -6 में चल रहे हैं और ये 10 की पावर -8 में चल रहे हैं। इसको 10 की पावर -4 भी लिख सकता हूँ, पर ऐसे लिखा 100 into 10 की पावर -6। ये किसकी रजिस्टर, क्या ज्यादा आ रही है किससे, मेटल से, नाइट्रोन की आ रही है, ज्यादा आ रही है इसकी, ठीक है। बस नाइट्रोन में बाकी होने में तो जैसे कॉन्सेंट्रेट की दे रखी है और इसके अलावा मैंगनीज की दे रखी है, सबकी 10 की पावर -6 में रहेगी। ध्यान रखना, एलॉय की 10 की पावर -6 में और मेटल्स की 10 की पावर -8, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम, जब हम लैब में ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका सर्किट डायग्राम फटाफट लिखो, मिटाने वाला है इसमें। सर्किट डायग्राम फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ, रियोस्टेट क्यों लगेगा, मतलब रेजिस्टेंस में फाइंड करना है, V चेंज, R चेंज होगा, रियोस्टेट चेंज करने के लिए लगाया था हमें, तो V चेंज करके I की टीम लेनी, ठीक है। सर्किट डायग्राम फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ, सर्किट डायग्राम फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ। मैं ये पॉइंट्स वापस नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट्स से सवाल लिख गए तो भैया एंजॉय करें वापस, नहीं दिखेंगे सवाल में तो देंगे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाओ, इसको छोड़ो V, ठीक है। यहाँ लगा दो, इसको लगा देना, यहाँ मीटर टेप दो, अरे पूरा वैसा का वैसे बस एक चेंज आएगा, देखना ध्यान से। प्लस माइनस, इसको प्लस, अरे 3-4 बना लो अपनी इच्छा अनुसार। ये प्लस माइनस है ना, हटा दो। बता रहे पकड़ के ऊपर जोड़ दो, पकड़ के ऊपर जोड़। सुनो ये डायग्राम क्या कहती है, सबका पोटेंशियल यूजी ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, ये डायग्राम है ओम्स लॉ, सर्किट डायग्राम, एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट, तभी तो आज वापस पढ़वाना है। अरे ये सर्किट एक्सपेरिमेंट का क्या लेडिंग लगवाई, सर्किट डायग्राम फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ। अब देखो मैंने ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, मैंने पढ़ा था कि बार बार V को चेंज कर रहे हैं और V को चेंज करने से I की रीडिंग चेंज हो रही है, और जब इन दोनों को डिवाइड किया तो स्ट्रेट लाइन आया, रेशियो फिक्स था, और वो रेशियो क्या बन रहा था, रेजिस्टेंस के बराबर, V/I = R आ रहा था। ये डायग्राम यहाँ ये डैश डैश लाइन ये शो कर रही थी, पहले मैंने एक बैटरी को दी, क्लियर, फिर मैंने दूसरी, फिर मैंने तीसरी, मैं धीरे धीरे मेरे पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूँ, किसमें चेंज आएगा, एमीटर में, और इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा, इस वायर के रेजिस्टेंस के। तो नॉर्मल सर्किट डायग्राम बस यहाँ चेंज किया,
क्योंकि ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में करते क्या है, बार बार किसको चेंज करते हैं, पोटेंशियल को, V को चेंज कर रहे हैं। डैश डैश लाइन ये बता रही है कि एक बार सिंगल छोड़ा, फिर और वोल्टेज बढ़ाया, फिर और वोल्टेज बढ़ाया, क्या करंट बढ़ेगी? क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। जैसे V बढ़ाऊंगा वैसे करंट बढ़ेगी, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पे। एक्सपेरिमेंटल डायग्राम मतलब सर्किट डायग्राम फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स। क्या रिलेबल में क्वेश्चन दे रखा है, इसका आया हुआ क्वेश्चन। अरे ठीक है, क्लियर। ये क्या है बेटा, V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सीरीज और पैरेलल के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। देखना इधर, अगर हमें सबसे पहले सीरीज, R तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, V बाई I का रेशियो R कांस्टेंट है। तो ये सर्किट डायग्राम है ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट, इसका ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट का। ये ऐसा आ जाता है V चेंज हो रहा है, R तो फिक्स रहेगा, करंट को चेंज करना होगा। ये बेटा डिवाइड करना है, ये रियोस्टेट होता है, इसके ऊपर एक स्लाइडर लगा रहता है यार, उस स्लाइडर को आगे पीछे करके मैं सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ। वैल्यू नहीं बताएगा कितना है, बढ़ाना है तो ऐसे कर दो, कम करना तो स्लाइडर है, फिर उसमें कोई वैल्यू नहीं कि कितना रेजिस्टेंस दे रहे हो, बस कम ज्यादा करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस की एक ही डिवाइस से मैं अलग अलग रेजिस्टेंस दे सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाऊंगा, या मैंने बैटरी एक ही लगा रखी V, इसके अक्रॉस लगा रखा है वोल्टमीटर, मैं कहता हूँ कि भाई इससे ये करंट आ रही है इधर से, क्या मैंने यहाँ पे इसको एक दो बार रीडिंग में अलग अलग वैल्यू पे चेंज कर सकता हूँ? चेंज करूंगा तो क्या यहाँ करंट की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ करंट की वैल्यू चेंज होगी, तो ये V की रीडिंग अपने आप ही चेंज हो जाएगी। क्लियर, ट्वेल्थ में पढ़ाया जाता है, पर यहाँ अपन आप किसको चेंज करें, बैटरी को, बार बार V को। इजी पड़ता है कंसेप्ट, क्या ओम्स लॉ में हम बार बार, क्योंकि इसको समझा ना कि रियोस्टेट लगाने से V कैसे चेंज हो गया, बार बार बैटरी चेंज करो, V किसकी रीडिंग में चेंज आएगा, A एमीटर, ठीक है। हाँ अब सुनना, लिख लो रियोस्टेट की डेफिनेशन लिख लो। इसमें नहीं, बैटरी के वोल्टेज में कोई फर्क नहीं आता, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसकी रीडिंग में फर्क है। रियोस्टेट क्या होता है, अच्छा सुनो, ये कहाँ सिटी में टेबल बना के आने के लिए कहा था, उसका अलग अलग सिंबल, रियोस्टेट का सिंबल कुछ ऐसा इस तरह का, क्लियर ना। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्या है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन लिख लो रियोस्टेट की। A variable resistance is called as rheostat. A variable resistance is called as rheostat. इसका एक सिंबल ये है और दूसरा सिंबल ये है। वेरिएबल रेजिस्टेंस स्लाइडर आता है ब्लैक कलर का, मिलता है क्या ना, नीचे इसके सिल्वर के मतलब एल्यूमिनियम के पोल्स स्टैंड्स आएंगे और ऊपर स्लाइडर रहता है। एक लिख लो रजिस्टर, रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। these wires, these are the wires generally made up of alloys such as manganese and constantan. हमें जब कभी लैब में एक्सपेरिमेंट करना होता है और हम चाहते हैं कि यार मैं एक सर्किट में थोड़ा सा रेजिस्टेंस और ऐड करूं, तो इसके वायर के ऐसे वो आते हैं कट्टे बड़े बड़े गोल, प्लायर से उसको कट किया, उनको जोड़ दो, उन्हें क्या कहते हैं, रेजिस्टर्स। These are the wires generally made up of, नाम ही है रजिस्टर, यानी क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस। These are the wires generally made up of alloys such as manganese and constantan. थोड़ा मोटा रेजिस्टेंस वेरी कराना उसमें काम है। अब देखो सीरीज और पैरेलल के एडवांटेजेस है। सीरीज के एक एडवांटेज ही ध्यान रखेंगे यार, भाई एक ही सर्किट से या एक ही प्लग से अगर सारे अप्लायंसेस चलाने हो तो उनको किस में कनेक्ट करने से फायदा है, सीरीज में। क्लियर, जैसे कि फ्रिल्स ऑफ लाइट एंड दिवाली, यहाँ में जो लाइट फ्रिल्स यूज होती है इसमें सीरीज, इसमें ट्रेन में ऑब्वियसली कि एक ही अप्लायंसेस नहीं, ट्रेन में यार वो ऑपरेटिंग वहाँ डीसी चल रही है, एसी नहीं चल रही, वो बैटरी इंजन से चल रहा है, वहां से डीसी है, वहाँ डायरेक्ट करंट। ट्रेन का इंजन है ना, बैटरी से लाइट, इंजन स्टार्ट होती है उसमें पूरी ट्रेन में लाइट चलेगी, फिर ना वो डायरेक्ट डीसी है वहां से। वहां उसमें कभी देखना प्लग चार्जर पे वो लिखा रहेगा डीसी, बाहर से एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं है, डीसी दे रहा है इंजन। अब इधर सुने, एक एडवांटेज तो ये हो गया, डिसएडवांटेज सीरीज का एक ही कि अगर एक अप्लायंस भी ब्रेक हो गया तो आगे वाले सारे नहीं चलेंगे।
पैरेलल के एडवांटेज ये है इसमें कि जैसे मेरे पास अलग अलग अप्लायंसेस है जो अलग अलग करंट की डिमांड करते हैं। अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ कि मेरे पास अलग अलग अप्लायंसेस है जिनको अलग अलग करंट चाहिए, कोई हायर करंट पे वर्क करेगा, कोई लोअर करंट पे। अगर मैं इनको सीरीज में कर देता हूँ, सीरीज में तो क्या सेम रहती है, करंट सेम रहती है। करंट सेम रहती है तो ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे। तो इसको किसमें कनेक्ट करना है, पैरेलल में। किसमें कनेक्ट करना है, पैरेलल में। क्लियर कि पैरेलल में कनेक्ट करूंगा सबके क्या होगी, करंट चेंज हो जाएगी। और अगर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हाउसिंग सर्किट कैसा है, पैरेलल, ये एडवांटेज है पैरेलल का। डिफरेंट अप्लायंसेस में पैरेलल में क्या एडवांटेज है कि अलग अलग अप्लायंसेस अलग अलग करंट पे वर्क कर रहे हैं। इनको पैरेलल में कनेक्ट करने से ये प्रॉपर वर्किंग होगी, तो इनको करंट अलग अलग मिलेगी। और सीरीज के कुछ एडवांटेजेस है कि अगर एक ही कनेक्शन से सारे अप्लायंसेस चलाने हो तो सीरीज डिसएडवांटेज, और एक भी कनेक्शन टूट गया तो वो पूरा सर्किट ब्रेक होगा। ठीक है, तो इसमें लिख लो सबसे पहले हेडिंग लगाओ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका पहला यूज लिखना, जैसे फिल्ड्स ऑफ लाइट यूजिंग दिवाली और सीरीज, अरे सीरीज, हाँ दिवाली फेस्टिवल मना नहीं लिखो सीरीज। क्लियर, they are operated सिंगल स्विच। सिंगल स्विच भी इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे सीरीज, इसका ड्रॉबैक लिखे या डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज सीरीज के पर है, जैसे फील्ड्स ऑफ लाइट में यूज हो रहा है। इसका डिसएडवांटेज देखें, इफ एनी वन अप्लायंस gets damaged, the whole circuit will not work properly। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ से टूटा तो इसके पहले वाले चल जाएंगे, नहीं चलेंगे, क्योंकि करंट वापस घूम के बैटरी में आनी चाहिए कि सर ये वाली लाइट खराब हुई, बाकी की पहले की क्यों नहीं चल रही है, इससे आगे करंट नहीं जा रही है, करंट पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं करती, तो पूरा सर्किट काम करना बंद कर दे। सीरीज का डिसएडवांटेज एक और दे सकते हैं, सुनना, एक और क्या लिख सकता हूं मैं कि द डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर इन द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट, एंड इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज दे विल नॉट गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि सीरीज में क्या रहती है, करंट। तो एक और डिसएडवांटेज में डाल दो इसमें, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस work require the different amount of current, require the different amount of current if they are connected in series, if they are connected in series they will not get the required amount of current and not do not work। देखो disadvantage series का, if any one appliance get damaged the whole circuit will not work, different electrical appliances require different amount of current, if they are connected in series they will not get the required amount of current and do not work properly। क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है, सबको अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट है। और यही एडवांटेज किसका बन जाएगा, पैरेलल का, कि इन अप्लायंसेस को कर रहे हैं। हाँ चल different electric appliance require different amount of current, so they are connected in parallel। यहाँ तक लिख के आगे लाइन लिख देना, so they are connected in parallel। यहाँ तक लिख के क्या लिख देना, so they are in parallel। different electrical appliances require the different amount of current, they are connected in parallel। parallel में connect होने से parallel will provide the, they will draw the amount of current required by them। जिसको जितनी करंट चाहिए वो उसके अपने हिसाब से खींच ले पैरेलल में। Yes, sir.
Different electrical appliances require the different amount of current, so they are connected in parallel. एक एडवांटेज और अगर बताएं, सीरीज का डिसएडवांटेज ये लेते हैं कि अगर मैं किसी भी अप्लायंसेस को सीरीज में जोड़ता हूं तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस ज्यादा वाले से भी ज्यादा। लेकिन एक एडवांटेज पैरेलल का ये बनता है कि अगर मैं किसी भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ता हूं तो पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये किसका फायदा? रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट आसानी से फ्लो करेगी। सीरीज में करंट में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। छोटे मोटे पॉइंट्स देख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ समाप्ति है तुम्हारे कोर्स की।